से मुलाकात यूं ही नहीं होती, बरसात से मुलाकात यूं ही नहीं होती, धरती को भी धूप में जलना पड़ता है। शोहरत के शिखर पर चढ़ने के लिए साथियों कई बार घुटनों के बल भी चलना पड़ता है। नमस्कार साथियों, एक बार फिर आपका स्वागत, हार्दिक अभिनंदन आपके अपने YouTube चैनल जीके विद मिस्टर सिंह में। बीकानेर जिला दर्शन के अगले भाग के अंदर एक बार फिर मैं लेकर आया हूं आपके लिए बीकानेर के इतिहास से संबंधित शासकों की अगली कड़ी के अंदर आज हम चर्चा करेंगे साथियों बीकानेर के अगले शासकों की। आपने पिछले वीडियोस के अंदर बीकानेर के इतिहास से संबंधित, वहां के शासकों से संबंधित जो भी वीडियोस देखे, उम्मीद करता हूं आपको वह सभी वीडियो अच्छे लगे होंगे। आपको ज्यादा से ज्यादा बीकानेर के शासकों से संबंधित जानकारियां पता चली होंगी। अगर आपको ये वीडियो मेरे अच्छे लग रहे हैं और आपको मेरे द्वारा दी जानकारी बहुत अच्छी लग रही है तो आप जाइए एक बार सभी वीडियोस को लाइक कीजिए और वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा राजस्थान के अभ्यर्थियों के परीक्षा की तैयारी करने वाले अभ्यर्थियों तक शेयर जरूर कीजिएगा और YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल बटन से नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए ताकि मेरे आगामी YouTube वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको अतिशीघ्र प्राप्त हो सके। तो आइए साथियों आज शुरू करते हैं। आइए चर्चा करते हैं बीकानेर से संबंधित। नेक्स्ट हमने लास्ट वीडियो के अंदर महाराजा राज सिंह जी तक हमने अध्ययन किया था। आइए आज चर्चा करेंगे बीकानेर के अगले महाराजा सूर्य सिंह जी। बीकानेर के राठौड़ वंश से संबंधित अगले शासक महाराजा सूर्य सिंह जी की आज चर्चा करेंगे। और सूर्य सिंह जी जो थे वह महाराजा राज सिंह जी के भाई थे साथियों। तो महाराजा सूर्य सिंह जी की अगर हम चर्चा करते हैं तो इनका जो कार्यकाल है 1787 ईस्वी से लेकर 1828 ईस्वी तक रहता है। बीकानेर के सूर्य सिंह जी वही शासक है जिन्होंने बैसाख सुदी संवत 1805 ईस्वी को मंगलवार के दिन हनुमानगढ़ के बटनेर दुर्ग पर को जीतकर, मंगलवार का दिन होने के कारण यानी हनुमान जी का मंदिर वहां स्थापित किया और वहां पर उस बटनेर किले को जीतकर हनुमानगढ़ के और हनुमानगढ़ जिले की वहां पर स्थापना की। और यही वह शासक है साथियों जिन्होंने चूरू के ऊपर हमला किया। उन सभी तथ्यों की हम चर्चा करेंगे इस वीडियो के अंदर। तो आइए चर्चा करते हैं बीकानेर के अति महत्वपूर्ण शासक माने जाने वाले, जो कि परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं अपना। इनसे संबंधित एक क्वेश्चन जो है मोस्टली बीकानेर से संबंधित पूछा जाता है प्रतियोगी परीक्षाओं के अंदर। तो आइए हम आज चर्चा करते हैं इनसे संबंधित। महाराजा सूर्य सिंह जी, आज हम चर्चा करेंगे महाराजा सूर्य सिंह जी की। बीकानेर के महत्वपूर्ण शासक महाराजा सूर्य सिंह जी, जिनका कार्यकाल की अगर हम बात करते हैं तो इनका जो कार्यकाल है 1787 से लेकर 1828 ईस्वी तक इनका कार्यकाल रहता है। यह इनका कार्यकाल है। तो इनसे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य जो हैं हम उन सभी का अध्ययन करने वाले हैं यहाँ पर साथियों महाराजा सूर्य सिंह जी। तो सर्वप्रथम महाराजा सूर्य सिंह जी की बात करते हैं तो महाराजा राज सिंह जी के भाई थे। पहली बात करें बीकानेर के इनसे पूर्व जो शासक थे महाराजा राज सिंह जी के भाई। महाराजा राज सिंह जी के यह भाई थे। और उसके बाद और चर्चा करें तो बीकानेर के अंदर 1805 ईस्वी के अंदर इन्होंने बैसाख सुदी चौथ को 1805 ईस्वी को हनुमानगढ़ पर आक्रमण किया। बटनेर दुर्ग जीतकर उन्होंने 1805 ईस्वी के अंदर बटनेर दुर्ग पर आक्रमण किया। कब? 1805 ईस्वी में। अमरचंद सुराणा के नेतृत्व में इन्होंने बटनेर दुर्ग पर आक्रमण किया था 1805 ईस्वी के अंदर। इनके जो सेनापति थे अमरचंद सुराणा, 1805 ईस्वी में अमरचंद सुराणा। अमरचंद सुराणा, यही अमरचंद सुराणा थे जिनके नेतृत्व के अंदर बटनेर दुर्ग पर आक्रमण किया था 1805 ईस्वी में महाराजा सूर्य सिंह जी ने साथियों। और मंगलवार के दिन उसको जीता था, यानी मंगलवार का जो दिन होता है वह
बालाजी या हनुमान जी का दिन होता है, इसलिए इन्होंने वहां इस जो क्षेत्र है इसका नाम रखा था, बसाया था हनुमानगढ़ के नाम से। तो मंगलवार का दिन होने के कारण इन्होंने इनका नाम रख दिया हनुमानगढ़। मंगलवार के दिन इन्होंने जीता था और इसी के कारण इन्होंने नाम रखा हनुमानगढ़। बैसाख सुदी चौथ कब जीता था ये भी देख लीजिए, बैसाख सुदी चौथ को, संवत 1805, इसका हम आगे चर्चा कर चुके हैं। 1805 ईस्वी को बैसाख सुदी चौथ के संवत 1805 को ही इन्होंने हनुमानगढ़ दुर्ग पर आक्रमण किया और वहां जीतकर क्षेत्र का नाम, मंगलवार के दिन जीतने के कारण ही इन्होंने हनुमानगढ़ नाम रखा। हनुमान जी का दिन होता है मंगलवार का, जैसा कि आप सभी को पता है। और इसी की अगर बात करें 1807 ईस्वी में इन्होंने एक युद्ध में हिस्सा लिया। इसे हम 1807 ईस्वी का अगर हम बात करें, 1805 में हनुमानगढ़ दुर्ग पर आक्रमण किया और उसी के 2 साल के बाद महाराजा सूरत सिंह ने 1807 ईस्वी में गंगोली का एक युद्ध लड़ा। गंगोली का युद्ध में हिस्सा लिया इन्होंने। एक युद्ध हुआ था इतिहास के अंदर साथी, गंगोली का युद्ध, जो कि 1807 ईस्वी में हुआ था और यह हुआ था साथियों परबतसर नागौर के अंदर। परबतसर नागौर, जिसको कि हम पुराने छतरपुर नाम से जानते हैं, वहां पर गंगोली का युद्ध हुआ था 1807 ईस्वी के अंदर। और यह जो युद्ध है साथियों, अगर हम बात करें, यह जो युद्ध था यह किन किन के बीच हुआ था? यह जो युद्ध था मारवाड़ के मानसिंह, कहाँ के? मारवाड़ के मानसिंह जी और जयपुर के जगत सिंह द्वितीय जी के बीच, जिसे भी कृष्णा कुमारी वाद के कारण का ये युद्ध हुआ था, गंगोली का युद्ध 1807 के अंदर। जगत सिंह जी जो कि कहां के शासक थे? यह साथियों शासक थे जयपुर के। तो जगत सिंह जी जो है वह जयपुर के शासक थे और मान सिंह जी जो थे यह मारवाड़ के शासक थे। इन दोनों के बीच कृष्णा कुमारी विवाद के कारण, इस विवाद को जाना जाता है कृष्णा कुमारी विवाद। कृष्णा कुमारी विवाद, जो कि अगर हम बात करें टोंक के राजा थे, शासक थे, भीमसेन जी की पुत्री थी। और कृष्णा कुमारी के कारण मारवाड़ के शासक मानसिंह जी और जयपुर के शासक जगत सिंह जी द्वितीय के बीच में यह युद्ध हुआ था। इसी युद्ध के अंदर ये कहा जाता है कि महाराजा सूरत सिंह जी थे, इन्होंने अपने शासक मानसिंह जी राठौड़ का साथ न देकर इन्होंने साथ दिया था किसका? जगत सिंह जी का। यानी अपने राठौड़ जो थे, क्योंकि इनका एक हम बात करें कि पुरानी रंजिश चल रही थी, जिसके कारण इन्होंने महाराजा सूरत सिंह जी ने अपने ही चचेरे भाइयों की बात करें, मान सिंह जी जो मारवाड़ के शासक थे, उनका साथ ना देकर जयपुर के जगत सिंह जी का साथ दिया था। तो इन्होंने जगत सिंह का साथ दिया। कब दिया था? गंगोली के युद्ध में 1807 में जो हुआ था, उनका इन्होंने साथियों साथ दिया था। महाराजा सूरत सिंह जी ने गंगोली के युद्ध के अंदर इन्होंने साथ दिया था। और ये जो कृष्णा कुमारी विवाद है, यह मेवाड़ की महारानी थी। मेवाड़ की महारानी, मेवाड़ की महारानी थी कृष्णा कुमारी, जो कि भीमसेन जी शासक थे, उनकी पुत्री थी। तो उसके कारण ही, इन दोनों के कारण यह विवाद हुआ था, जो कि काफी इतिहास के अंदर प्रसिद्ध है कृष्णा कुमारी विवाद। और इसके बारे में अधिक जानकारी हम कभी फिर किसी वीडियो के अंदर चर्चा करेंगे, जब हम मेवाड़ के इतिहास की चर्चा करेंगे, क्योंकि ये वीडियो काफी लंबा हो जाएगा। तो हम यहाँ फिलहाल बीकानेर की चर्चा करेंगे, क्योंकि बीकानेर से संबंधित हम शासकों की चर्चा कर रहे हैं। क्योंकि हमें यहाँ सिर्फ यह पढ़ना है कि यहाँ सूरत सिंह जी ने जो है इस युद्ध के अंदर भी हिस्सा लिया था। जगत सिंह द्वितीय जो कि जयपुर के शासक थे, उनका साथ दिया था। इनके खिलाफ मानसिंह राठौड़ जी जो कि मारवाड़ के शासक थे, उनके खिलाफ यह युद्ध में लड़े थे। और इसके अंदर अगर बात करें तो जो मानसिंह जी थे, इनकी हार हुई थी और यह इस युद्ध के अंदर जीत गए थे जगत सिंह द्वितीय जी, क्योंकि महाराजा सूरत सिंह जी ने अपनी सेना के साथ सेना ले गए थे और इनका साथ दिया था। और अगर हम इससे संबंधित बात करते हैं तो टोंक के शासक थे अमीन खां भंडारी। टोंक के शासक अमीन खां भंडारी जो थे, उन्हीं के कहने पर कृष्णा कुमारी जो है
इन्होंने जहर पी लिया था, ऐसा इतिहास के अंदर कहा जाता है। और उसी के कारण टोंक के शासक थे शासक अमीन खां पिंडारी, क्योंकि यह जो विवाद है काफी बढ़ गया था। एक शादी को लेकर एक विवाद हुआ था अमीन खां पिंडारी, इन्हीं के कहने पर अमीन खां पिंडारी जो टोंक के शासक थे, इन्हीं के कहने पर कृष्णा कुमारी को जहर दे दिया गया और जिसके कारण उसका जीवन समाप्त हो गया। और उसी के जीवन समाप्त होने के साथ साथ ही कहा जाता है कि मौली का जो युद्ध था यह भी समाप्त हो गया। और आखिर हम बात करें कि युद्ध जो जिस स्तर पर पहुंचा उसमें मानसिंह राठौड़ मारवाड़ी शासक इनकी हार हुई और जगत सिंह जो है इस युद्ध में इन्होंने जीत हासिल करी थी। और अगर हम और इससे संबंधित बात करें तो 1814 ईस्वी की महाराजा सूर सिंह से संबंधित और बात करें, आइए और बात करते हैं महाराजा सूर सिंह से संबंधित। 1814 की बात करें, 1814 ईस्वी में 1805 ईस्वी में मानगढ़ पर आक्रमण किया इन्होंने, 1807 में मंगोलिक युद्ध में हिस्सा लिया, उसके बाद 1814 ईस्वी में इन्होंने चूरू पर आक्रमण, चूरू दुर्ग पर आक्रमण इन्होंने चूरू दुर्ग पर आक्रमण कर दिया था। और अपने जो सेनापति थे अमरचंद सुराणा उनके नेतृत्व के अंदर ही इन्होंने चूरू दुर्ग पर आक्रमण किया था 1814 ईस्वी के अंदर। लेकिन वहां पर इस युद्ध के अंदर महाराजा जो सूर सिंह जी थे उनको हार का मुंह देखना पड़ा था, क्योंकि जैसा कि हमने चूरू जिला दर्शन किया था उस टाइम हमने इतिहास के अंदर पढ़ा था कि वहां के जो शासक शिव सिंह जी जब अमरचंद सुराणा जी के नेतृत्व में बीकानेर की सेनाएं वहां पंडाल डालकर 6 महीने तक बैठी रही चूरू दुर्ग के बाहर, तो धीरे धीरे उन्होंने रसद पानी सब बंद कर दिया। और जैसा कि मैंने आपको चूरू जिला दर्शन में भी बताया था इतिहास के वीडियो के अंदर, इतिहास से संबंधित वीडियो के अंतर्गत, कि गोला बारूद समाप्त हो चुका था, खाने की वस्तु समाप्त हो चुकी थी। तभी उनके शासक शिव जी हैं जो चूरू के शासक थे, वहां के शासक शिव जी ने जनता से आग्रह किया कि आप अपने जितने भी चांदी है हमारे पास उन सभी को आप दें ताकि हम उसके गोले वगैरह बनाकर दुश्मन सेना पर आक्रमण कर सके। और ऐसा ही हुआ, वहां की जनता ने अपने स्वाभिमान को बचाने के लिए साथियों, ऐसा इतिहासकार बताते हैं कि अपना सोना चांदी सब महाराजा शिव सिंह जी को दे दिया और उन्होंने उसे पिघलाकर गोले बनाकर बीकानेर की सेना पर फेंके, जो कि चांदी के गोले के नाम से आज भी मशहूर है। तो चूरू का दुर्ग ऐसा दुर्ग जिसे चांदी के गोले दागने वाले दुर्ग के नाम से भी हम जानते हैं। तो यह इतिहास की एक महत्वपूर्ण घटना है, चूरू दुर्ग से ही चांदी के गोले दागे गए थे साथियों। तो यह अमरचंद सुराणा के नेतृत्व में ही गए थे ये भी। अमरचंद सुराणा के नेतृत्व में ये इन्होंने कार्रवाई की थी। और इसे 1800 इसके अंदर उनकी हार पराजय का सामना देखना पड़ा था। ये महाराजा सूर सिंह जी को पराजय का मुंह देखना पड़ा था, ऐसा ही कहा जाता। और नेक्स्ट अगर बात करें, महाराजा सूर सिंह जी बीकानेर के एक ऐसे शासक थे जिन्होंने सर्वप्रथम ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ संधि की थी 21 मार्च 1818 ईस्वी को। 21 मार्च 1818 ईस्वी को इन्होंने संधि कर ली थी अंग्रेजों के साथ, ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ। महाराजा सूरज सिंह ही ऐसे शासक थे जिन्होंने 21 मार्च 1818 को ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ इन्होंने संधि की थी। बीकानेर के एकमात्र शासक जिन्होंने 21 मार्च 1818 को ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ संधि की थी, जिसे कि हम ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम से भी जानते हैं। शॉर्ट में लिख दिया मैंने, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। मैं यहां लिख देता हूं, ब्रिटिश इंडिया कंपनी के नाम से हम इन्हें जानते हैं। तो यह सब साथियों हमने चर्चा करी थी बीकानेर के शासक महाराजा सूर सिंह जी से संबंधित। आइए एक बार रिवाइज कर लेते हैं, चर्चा करते हैं बीकानेर के महाराजा सूर सिंह जी से संबंधित। बीकानेर के ऐसे महाराजा जिन्होंने सर्वप्रथम ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ 21 मार्च 1818 को संधि करी। 1807 ईस्वी के अंदर मंगोली का युद्ध लड़ा, जो कि परबत नागौर के अंदर लड़ा गया था। जो मारवाड़ के शासक मानसिंह जी राठौड़
और जयपुर के शासक जगत सिंह जी द्वितीय के मध्य कृष्णा कुमारी वाद के कारण यह कहा जाता है कि एक विवाह के विवाद के कारण यह युद्ध लड़ा गया था, जो कि भीमसेन जी की पुत्री थी मेवाड़ के राजकुमारी कृष्णा कुमारी और मेवाड़ शासक भीमसेन जी की पुत्री थी। तो यहाँ ये भी मेंशन कर देते हैं, कृष्णा कुमारी पुत्री थी भीमसेन जी की, मेवाड़ के शासक भीमसेन जी की पुत्री थी, है भीमसेन जी की है पुत्री थी। और 1805 ईस्वी में अमरचंद स्वर्ण के नेतृत्व में मंगलवार के दिन मानगढ़ को जीता। वैशाख सुदी चौथ सन 1805 में 1807 में गोली का युद्ध लड़ा। उसके बाद 1814 के अंदर इन्होंने चूरू दूर पर आक्रमण किया अमरचंद स्वर्ण के ही नेतृत्व के अंतर्गत, और लेकिन वहां पर इन्हें पराजय का मुंह देखना पड़ा, क्योंकि चूरू के जो शासक शिवसेन जी उन्होंने वहां चांदी के गोले दागे, जिसके कारण बीकानेर की सेना जो थी वह उसे पराजय का मुंह देखना पड़ा। और उसके बाद इन्होंने 21 मार्च 1818 को ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ सर्वप्रथम संधि करने वाले बीकानेर के प्रथम शासक थे महाराजा सूरत सिंह जी। यह सब साथियों हमने अभी चर्चा करी है बीकानेर के अति महत्वपूर्ण माने जाने वाले शासक। इनसे संबंधित एग्जाम के अंदर यही मोस्टली आता है कि इन्होंने जो है गोली का युद्ध कब हुआ था, और कृष्णा कुमारी विवाह से संबंधित भी आता है कि कृष्णा कुमारी जो थी वह कहाँ की महारानी थी। और ईस्ट इंडिया कंपनी सबसे महत्वपूर्ण अगर हम बात करें तो ईस्ट इंडिया कंपनी से संबंधित कोई एग्जाम के अंदर पूछा जाता है कि ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ बीकानेर के शासक सर्वप्रथम जिन्होंने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ संधि की, तो महाराजा सूरत सिंह जी का नाम आता है सर्वप्रथम। तो यह सब हमने चर्चा की। तो आइए साथियों नेक्स्ट अब हम चर्चा करते हैं बीकानेर के अगले शासक महाराजा रतन सिंह जी की, जिनका कार्यकाल 1828 से 1851 तक रहा था। तो आइए चर्चा करें महाराजा सूरत सिंह जी के बारे में। महाराजा रतन सिंह जी, चर्चा करते हैं बीकानेर के अगले शासक महाराजा रतन सिंह जी के बारे में। इनसे संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य के बारे में चर्चा करेंगे साथियों। महाराजा रतन सिंह जी 1828 से लेकर, जिनका कार्यकाल रहता है 1828 से लेकर 1851 तक इनका कार्यकाल रहता है। तो इनसे संबंधित आइए चर्चा करते हैं महत्वपूर्ण तथ्यों के ऊपर। बीकानेर के प्रथम शासक जिन्होंने बीकानेर के अंदर अगर हम बात करें सती प्रथा, कन्यावध, व जीवित समाधि पर, सती प्रथा, कन्यावध व जीवित समाधि पर रोक लगाने वाले समाधि पर रोक लगाने वाले बीकानेर के प्रथम शासक। यह साथियों बीकानेर के प्रथम शासक थे जिन्होंने की बीकानेर के अंदर सती प्रथा, कन्यावध और जीवित समाधि लेने पर सर्वप्रथम रोक लगाई कि यह जो तीनों ही है, सती प्रथा, कन्यावध और जीवित समाधि, है उचित नहीं है। और सेकंड इनसे संबंधित अगर हम बात करें तो इन्होंने ही 1846 के अंदर बीकानेर में रतन बिहारी मंदिर का निर्माण कराया। रतन बिहारी मंदिर का निर्माण भी 1846 के अंदर इन्हीं के द्वारा बीकानेर के अंदर करवाया गया था। महाराजा रतन सिंह जी ने ही विधवा पुनर्विवाह का समर्थन किया था। अगर हम वैसे मान के चले तो बीकानेर के काफी सूझबूझ शासक रहे हैं महाराजा रतन सिंह जी। विधवा पुनर्विवाह का समर्थन किया था इन्होंने। विधवा पुनर्विवाह का उन्होंने समर्थन किया और ईश्वरचंद विद्यासागर की सहायता से इन्होंने 1856 ईस्वी के अंदर 1856 के अंदर इन्होंने विधवा पुनर्विवाह अधिनियम को लागू करवाया था। विधवा पुनर्विवाह को लागू करवाया किसकी सहायता से? वह इन्होंने लागू करवाया था ईश्वरचंद विद्यासागर की सहायता से।
ईश्वरचंद विद्यासागर की सहायता से इन्होंने 1856 ईस्वी के अंदर विधवा विवाह जो नियम लेके आए थे, यह पुनः विधवा, यानी कोई अगर विधवा हो जाती है तो उसे भी पुनः विवाह करने का हक है समाज के अंदर। तो यही 1856 ईस्वी के अंदर यानी महाराजा रतन सिंह जी इस अधिनियम को लेकर आए थे 1856 ईस्वी के अंदर ईश्वरचंद विद्यासागर जी की सहायता से। और अगर बात करें, इन्होंने ही अमल अखबार, अंगल अफगान युद्ध के अंदर हिस्सा लिया था। तो प्रथम अंगल अफगान और वह द्वितीय अंगल अफगान, अंगल सिख जो युद्ध हुआ था उसके अंदर भी इन्होंने हिस्सा लिया था। और इन्हीं की अगर हम बात करें और बात करें इन्हीं से संबंधित, तो इन्हीं की प्रशंसा के अंदर, इन्हीं की प्रशंसा के अंदर एक ग्रंथ लिखा गया था जिसका नाम है जस रत्नाकर ग्रंथ। जस रत्नाकर ग्रंथ जो कि इनकी प्रशंसा के अंदर लिखवाया गया था, महाराजा रतन सिंह जी की प्रशंसा के अंदर। और बिट्ठू गोमा ने रतन विलास ग्रंथ लिखा था। और बात करें इनसे संबंधित, तो बिट्ठू गोमा एक और ग्रंथ लिखा था जो कि बिट्ठू गोमा द्वारा ग्रंथ लिखा गया था, जिसकी अगर हम बात करते हैं तो बिट्ठू गोमा जो है, बिट्ठू गोमा द्वारा ग्रंथ लिखा गया था रतन विलास, बिट्ठू गोमा द्वारा रतन विलास। रतन विलास ग्रंथ जो है यह लिखा था बिट्ठू गोमा ने। ठाकरदान ने ग्रंथ लिखा था रतन रूपक ग्रंथ। तो यह 3 ग्रंथ है साथियों जो महाराजा रतन सिंह जी की प्रशंसा में लिखे गए, जिसे जस रत्नाकर ग्रंथ के नाम से जाना जाता है। बिट्ठू गोमा द्वारा जो है साहित्यकार थे, उन्होंने रथ विलास ग्रंथ, और ठाकरदान ने रतन रूपक नामक ग्रंथ जो इनके अगर हम बात करें प्रशंसा के अंदर लिखे गए थे। तो यह सारी जानकारी हमने साथियों चर्चा करी। बीकानेर के एक शासक जो कि बेहद ही सूझवान माने जाते हैं, क्योंकि सती प्रथा, कन्यावाद और जीवित समाधि जैसी प्रथा पर रोक लगाने वाले जो शासक हैं, और ऐसी सती प्रथा और विधवा पुनः विवाह का नियम भी लेके आए ये है, जिन्होंने ईश्वरचंद विद्यासागर की सहायता से 1856 में एक अधिनियम लेके आए। तो इससे हमें पता लगता है कि महसूस हो रहा है यहाँ कि जो महाराजा रतन सिंह जी हैं वह काफी सूझबूझ प्रतीक रहे होंगे। तो महाराजा रतन सिंह जी से संबंधित हमने चर्चा करी। सती प्रथा, कन्यावाद, जीवित समाधि पर रोक लगाने वाले बीकानेर के प्रथम शासक। एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि बीकानेर के ऐसे कौन से शासक थे जिन्होंने सर्वप्रथम सती प्रथा पर रोक लगाई। उसके बाद 1846 में रतन बिहारी मंदिर का निर्माण, इन्होंने रतन बिहारी मंदिर का निर्माण करवाया, रतन बिहारी मंदिर का निर्माण कराया। उसके बाद इन्होंने विधवा विवाह पुनः विवाह का समर्थन किया और 1856 के अंदर 1856 के अंदर विधवा पुनः विवाह का नियम लेकर आए, जो कि ईश्वरचंद विद्यासागर के प्रयासों से इन्होंने लागू करवाया। और उसके बाद इन्होंने अंगल अफगान व द्वितीय अंगल सिख युद्ध के अंदर भी इन्होंने जो है अपना हिस्सा लिया था। अंगल अफगान अंग्रेजों की सहायता की थी। अंगल अफगान व द्वितीय सिख युद्ध के अंदर अंग्रेजों की सहायता की थी। इन्होंने अंगल अफगान युद्ध के अंदर अंगल अफगान में द्वितीय अंगल अफगान सिख युद्ध के अंदर अंग्रेजों की इन्होंने सहायता की थी महाराजा रतन सिंह ने। उसके बाद प्रशंसा, इनकी प्रशंसा के अंदर बात करें, कहा जाता है कि जस रत्नाकर ग्रंथ की रचना की गई थी, और एक अन्य साहित्यकार बिट्ठू गोमा ने रतन विलास ग्रंथ और ठाकरदान ने रतन रूपक नामक ग्रंथ की रचना की थी। तो यह सारा साथियों हमने चर्चा करी बीकानेर के शासक महाराजा रतन सिंह जी के बारे में। और इससे बाहर एग्जाम के अंदर कुछ भी हम ऐसा कह सकते हैं कि आना संभव नहीं है, क्योंकि ऑलमोस्ट हम सभी जो है इनका अध्ययन कर चुके हैं, इनसे संबंधित तथ्यों का। तो आइए इसके बाद हम चर्चा करेंगे बीकानेर के अति महत्वपूर्ण अन्य शासक महाराजा सरदार सिंह जी की। तो आइए चर्चा करते हैं साथियों। महाराजा सरदार सिंह जी के बारे में आइए साथियों
चर्चा करते हैं। जिनके कार्यकाल की बात करें 1851 से लेकर, इनका जो कार्यकाल है 1851 से लेकर 1872 तक रहता है। यानी जब राजस्थान के अंदर 1857 की क्रांति हुई उस समय ये बीकानेर के शासक हुआ करते थे। तो आइए इनसे संबंधित चर्चा करते हैं। बीकानेर के प्रथम शासक जो कि अंग्रेजों का साथ देने के लिए बीकानेर अपनी सेना प्रथम बार अपने राज्य से बाहर लेकर गए, यानी बड़लू पंजाब के अंदर और हिसार हरियाणा के अंदर अपनी सेना को लेकर गए। यानी बीकानेर के प्रथम शासक जो अपनी सेना को राज्य से बाहर लेकर गए। तो एग्जाम के अंदर ऐसा भी प्रश्न पूछा सकता है कि बीकानेर के कौन से शासक है जो भी अपनी सेनाओं को राज्य से बाहर लेकर गए। तो ये थे महाराजा सरदार सिंह जी। और अगर हम बात करें इन्होंने सती प्रथा पर रोक लगाई, महाराजा रतन सिंह जी से साथियों उन्होंने जो है कन्यावध पर रोक लगाई थी। तो इसे आप थोड़ा सा चेंज कर लें, क्योंकि अभी हाल ही में थोड़ा सा आपको मैंने मिस्टेक हो गया बताया था कि उन्होंने सती प्रथा पर रोक लगाई थी। नहीं, ऐसा नहीं है। महाराजा रतन सिंह जी ने जो है कन्यावध पर रोक लगाई थी। तो महाराजा सरदार सिंह जो थे इन्होंने लगाई थी सती प्रथा पर रोक। महाराजा सरदार सिंह द्वारा सती प्रथा और हम बात करें सती प्रथा व जीवित समाधि पर रोक लगाई थी इन्होंने। इनके द्वारा सती प्रथा व जीवित समाधि पर रोक लगाई थी किन्होंने? महाराजा सरदार सिंह जी ने 1857 की क्रांति में। और इनके बारे में अगर हम बात करते हैं तो साथियों 1857 की जो क्रांति हुई थी 1857 ईस्वी के अंदर 1857 की क्रांति में बीकानेर के शासक रहे हैं। उस समय ये बीकानेर के शासक हुआ करते थे महाराजा सरदार सिंह जी। और बात करें इनसे संबंधित तथ्यों की तो 1857 ईस्वी के अंदर अंग्रेजों का इन्होंने सहयोग किया था। 1857 क्रांति के अंदर इन्होंने अंग्रेजों का सहयोग किया था। बीकानेर की अगर हम साथी बात करते हैं तो बीकानेर की अधिकतर जो अगर हम चित्रकला शैली की बात करें तो वह जो है फारसी और अंग्रेजों से संबंधित, यानी हम फ्रांसीसी है, क्योंकि इनके ज्यादातर जो शासक थे इन्हें यह जो है अंग्रेजों के अधीन रहे, मुगल शासकों के अधीन रहे। तो लाहौर की कुछ हम बात करें चित्रकला जो बीकानेर के अंदर है, क्योंकि जो महाराजा कुछ बीकानेर के थे सरदार सिंह जी जो बाहर गए थे, पंजाब साइड गए थे, तो वहां से अपनी शैली को लेकर आए थे, चित्रकला को लेकर आए थे। तो वो भी आगे हम बात करेंगे विस्तार से चित्र शैली के अंदर, संस्कृति की जब हम बात करेंगे आगे। तो 1857 में क्रांति में अंग्रेजों का सहयोग किया था इन्होंने। अंग्रेजों का सहयोग किया था। और अगर हम बात करें अंग्रेजों का सहयोग करने के लिए राज्य से बाहर प्रथम बार सेनाएं जो है राज्य से बाहर लेके गए। अंग्रेजों का साथ देने के लिए प्रथम बार सेनाएं राज्य से बाहर लेकर गए थे। कहां लेकर गए थे? बड़लू पंजाब, यह स्थान है बड़लू, जो पंजाब के अंदर है बड़लू पंजाब। और दूसरे की अगर हम बात करें तो हिसार जो कि हरियाणा के अंदर आता है। तो इन दो स्थानों पर यह अपनी जो सेनाओं को प्रथम बार राज्य से बाहर लेके गए थे। 1857 की अंग्रेजों का साथ देने के लिए सेना को राज्य से बाहर ले गए थे, बड़लू पंजाब और हिसार के अंदर। और बीकानेर के यह ऐसा करने वाले एकमात्र शासक थे। और अंग्रेजों ने जीत की खुशी के अंदर, क्योंकि अंग्रेजों का साथ देते थे और अंग्रेज युद्ध जीत जाते थे, और इसी खुशी के अंदर अंग्रेजों ने इन्हें इनाम के तौर पर अंग्रेजों द्वारा टिब्बी तहसील के, जो कि हनुमानगढ़ के अंदर पड़ता है, टिब्बी तहसील हनुमानगढ़ के 40 गांव उपहार स्वरूप दिए थे। उपहार में दिए।
उपहार के रूप में इन्हें दिए थे। और इन्हीं के द्वारा कस्बा बसाया गया था। महाराजा सरदार सिंह जी के द्वारा ही सरदारगढ़ कस्बा बसाए उन्होंने। एक महाराजा सरदार सिंह का कस्बा बसाया गया जो कि वर्तमान के अंदर सरदार शहर के नाम से जाना जाता है। सरदार शहर जो कि चूरू के अंदर। तो यह हमने साथियों आज चर्चा करी बीकानेर के महाराजा सरदार सिंह जी के बारे में, जिनका कार्यकाल रहता है 1851 से 1872 ईस्वी तक। सर्वप्रथम अगर बात करें तो इन्होंने जो है सती प्रथा और जीवित समाधि पर रोक लगाई थी। 1857 की क्रांति के समय बीकानेर के यह शासक रहे थे और इन्होंने 1857 की क्रांति के अंदर अंग्रेजों का साथ दिया था और अपनी सेनाएं राज्य से प्रथम बार बाहर लेकर जाने वाले प्रथम शासक बीकानेर के महाराजा सरदार सिंह जी थे, जिन्होंने अपनी सेनाएं जो है बड़लू पंजाब और हिसार हरियाणा लेकर गए थे अंग्रेजों का साथ देने के लिए। और अंग्रेजों ने खुशी स्वरूप ने टिब्बी तहसील के हनुमानगढ़ के अंदर जो गांव है 41 गांव जो है उपहार के अंदर दिए थे। और उन्होंने एक कस्बा भी बसाया था जो कि सरदार शहर चूरू के नाम से जाना जाता है। और इन्होंने एक और कहा कि मृत्यु भोज के अंदर, यानी अगर किसी के घर पर भी मृत्यु भोज होता है तो लापसी के अलावा, यानी एक लापसी भोज्य पदार्थ है, लापसी के अलावा मृत्यु भोज होने पर इनके द्वारा आदेश दिया गया कि लापसी के अलावा और कुछ भी नहीं बनेगा। मृत्यु भोज पर लापसी बनेगी। यह आदेश भी महाराजा सरदार सिंह जी के समय दिया था ताकि किसी भी परिवार पर, क्योंकि किसी के मृत्यु भोज दिया जाता था जब, तो काफी ज्यादातर जो वहां पर शाहूकार हुआ करते थे वह उनके लिए संभव था, लेकिन हर वर्ग के लिए मृत्यु भोज देना संभव नहीं था। तो महाराजा सरदार सिंह ने कहा कि मृत्यु भोज पर सिर्फ लापसी का जो है भोज्य पदार्थ जो है वह बनाया जाना उचित है और इसके अलावा कुछ भी नहीं बनेगा, लापसी के अलावा कुछ नहीं बनेगा। तो यह सारी जानकारी साथियों आज हमने चर्चा करी महाराजा सरदार सिंह जी के बारे में। और आज इनसे संबंधित हम चर्चा करेंगे नेक्स्ट अब महाराजा डूंगर सिंह जी के बारे में। महाराजा डूंगर सिंह जी के बारे में चर्चा करेंगे, जिनका कार्यकाल 1872 से 1887 ईस्वी तक रहता है और यह जो है लाल सिंह जी के पुत्र थे। तो आइए साथियों चर्चा करते हैं। महाराजा डूंगर सिंह जी, इनका कार्यकाल की अगर हम बात करते हैं 1872 से 1887 तक, इनका जो कार्यकाल है साथियों यह रहता है 1872 से 1887 ईस्वी तक इनका कार्यकाल रहता है। तो दिल थाम कर बैठिए साथियों, क्योंकि अब हम चर्चा करने वाला बीकानेर के एक ऐसे शासक के जिन्होंने या जिनके समय के अंदर एक ऐसी खाद्य पदार्थ की आविष्कार किया गया, या हम कह लें कि जिन्होंने एक ऐसे खाने योग्य नमकीन पदार्थ की खोज की या बनवाया, बीकानेर के अंदर बनाना शुरू किया, जिसको नाम सुनकर ही हर व्यक्ति के मुंह के अंदर पानी आ जाता है। हाँ जी, बिल्कुल जी, मैं बात कर रहा हूं, मेरे मुंह में पानी आ गया। मैं बात कर रहा हूं बीकानेर के विश्व प्रसिद्ध नमकीन भुजिया की, जिसे जो कि राजस्थान के अंदर बीकानेर का मशहूर है। और सर्वप्रथम बीकानेर के ही महाराजा डूंगर सिंह जी ने बीकानेर के अंदर बीकानेर भुजिया की बनाने की शुरुआत की थी। तो आइए इनसे संबंधित चर्चा करते हैं और इन्होंने क्या क्या महान कार्य किए बीकानेर के अंदर। तो आइए चर्चा करते हैं महाराजा डूंगर सिंह जी। 1872 से लेकर 1872 से लेकर 1887 ईस्वी तक इनका जो है कार्यकाल रहता है साथियों। और अगर हम इनसे संबंधित बात करते हैं, सर्वप्रथम बीकानेर में बीकानेर या हम कह लें राजस्थान में भुजिया, नमकीन भुजिया के बड़े ही शौकीन हुआ करते थे खाने के महाराजा डूंगर सिंह जी। तो इनकी यही खासियत थी, इसी के कारण आज भी ने मशहूर है, जाना जाता है महाराजा डूंगर सिंह जी। बीकानेर या सर्वप्रथम बीकानेर में भुजिया बनाना शुरू करवाया।
तो बीकानेर के अंदर भुजिया जो है इनके ही समय के अंदर बनना शुरू हुआ, प्रसिद्ध हुआ और इनके समय प्रसिद्ध हुआ। और यह जो भुजिया है साथियों, यह एग्जाम के अंदर बहुत बार पूछा जाता है कि बीकानेर जो भुजिया है वह किससे बनाया जाता है, तो मोठ की दाल से। मोठ दाल, बीकानेर जो भुजिया है वह मोठ की दाल से बनाया जाता है। मोठ की दाल से बीकानेर भुजिया बनाया जाता है साथियों। और अगर बात करें 1884-85 के अंदर, 1884-85 में इन्होंने भूमि बंदोबस्त किया। इनके द्वारा 1884 और 85 के अंदर इन्होंने भूमि बंदोबस्त करवाया। इनके द्वारा करवाया गया 1884-85 के अंदर महाराजा डूंगर सिंह द्वारा। और अगर बात करते हैं हम इनसे संबंधित, तो महाराजा डूंगर सिंह जो है, महाराजा डूंगर सिंह जो प्रथम शासक थे बीकानेर के, ऐसे प्रथम शासक थे। अगर हम आधुनिक भारत राजस्थान का भागीरथ कहें तो वह महाराजा गंगा सिंह जी को कहा जाता है, जिनकी चर्चा हम इनके बाद करने वाले हैं अभी विस्तार से। लेकिन महाराजा गंगा सिंह जी जो गंग नहर लेके आए राजस्थान के अंदर, उनकी जो रूपरेखा थी या उसे लाने का जो, अगर हम ये कहें कि गंग नहर को राजस्थान के अंदर लाने का प्रथम श्रेय जो है वह महाराजा डूंगर सिंह जी को जाता है। तो इनसे संबंधित अगर बात करें, ऐसा कहा जाता है हिमालय की नदियों को, यानी जो बीकानेर जो गंग नहर का पानी है आता है सतलुज नदी से, अगर हम बात करें तो वह हिमालय का पानी है। सतलुज नदी का पानी हिमालय से आता है, तो हिमालय नदियों का पानी, हिमालय की नदियों का पानी राजस्थान में लाने का श्रेय जो है वह सर्वप्रथम इन्हीं के सिर जाता है, क्योंकि इन्होंने ही एक योजना तैयार की थी और एक इस हिमालय का जो पानी है, नदियों का पानी है, उसे राजस्थान के अंदर लाने की जो एक रूपरेखा कह लें हम, या हम कह लें इन्होंने ही योजना बनाई थी। और अगर इनसे संबंधित हम बात करें आईजीएनपी के बारे में, हम नेक्स्ट महाराजा जो आएंगे महाराजा गंगा सिंह जी, उनकी जब बात करेंगे तो हम विस्तार से चर्चा करेंगे कि आईजीएनपी कहां से निकलती है, कौन सी नदी का पानी आता है, कहां से राजस्थान में प्रवेश करती है और कौन इसके जो है इंजीनियर रहे थे, उन सभी की चर्चा करेंगे। तो महाराजा डूंगर सिंह जी की हमने बात की। और अगर हम बात करें अंग्रेजों की सहायता के लिए, अंग्रेजों की सहायता के लिए महाराजा डूंगर सिंह जी 800 जो ऊंटों का काफिला काबू लेकर गए थे। अंग्रेजों की सहायता की थी इन्होंने, अंग्रेजों की सहायता के लिए 800 ऊंटों का काफिला 800 ऊंटों का काफिला काबू लेकर गए। मोस्ट इंपोर्टेंट है, कहां लेकर गए थे 800 ऊंटों का? काबुल। तो यह सारा हमने चर्चा की साथियों सभी तथ्यों पर बीकानेर के महाराजा डूंगर सिंह जी के बारे में। तो बीकानेर के जो महाराजा डूंगर सिंह के वह, अगर हम प्रसिद्ध शासकों के अंदर बात करें तो उनका जो महत्वपूर्ण योगदान है बीकानेर भुजिया को लेकर ही है। तो बीकानेर का जो भुजिया है इन्हीं के समय में बनना प्रारंभ हुआ और उन्हें प्रसिद्धि भी दिलाई इन्होंने। बीकानेर का भुजिया वह प्रसिद्ध है विश्व भर के अंदर, तो जो कि मोठ की दाल से बनाया जाता है। यह भी एग्जाम के अंदर प्रश्न एक बार पूछा जाता है कि बीकानेर का जो भुजिया है वह क्यों प्रसिद्ध है, वह किससे बनाया जाता है? तो वह मोठ की दाल से बनाया जाता है। और हम बात करें तो 84-85 के अंदर भूमि बंदोबस्त करवाया, लागू करवाया। उसके बाद हिमालय की नदियों का पानी राजस्थान में लाने की श्रेय या योजना, श्रेय तो महाराजा गंगा सिंह जी को जाता है। तो योजना जो है वह इनके द्वारा बनाई गई थी। अंग्रेजों की सहायता के लिए 800 ऊंटों का जो काफिला है वह काबू लेकर जाने वाले बीकानेर के शासक थे महाराजा डूंगर सिंह जी। तो यह साथियों हमने चर्चा करी अब तक बीकानेर के शासक और महाराजा डूंगर सिंह जी के बारे में, जिन्होंने अपने भुजिये के ही दम पर इतनी प्रसिद्धि हासिल करी कि देशों तक उस भुजिये को पहुंचाया और उस भुजिये को प्रसिद्धि दिलाई। और आज बीकानेर का भुजिया जो है महाराजा डूंगर सिंह जी के नाम से भी जाना जाता है, यानी विश्व प्रसिद्ध है। और बीकानेर का भुजिया महाराजा डूंगर सिंह जी और महाराजा डूंगर सिंह जी बीकानेर के
मोठ की दाल की भुजिया के कारण विश्व भर में प्रसिद्ध है। और मेरे तो मुंह में पानी आ गया और मैं तो भुजिया खाने जा रहा हूँ, और आप भी जाइए एक बार भुजिया खाइए। तब तक हम चर्चा करेंगे नेक्स्ट महाराजा गंगा सिंह जी की। तो आइए चर्चा करते हैं महाराजा गंगा सिंह जी के बारे में। इनके अगर हम कार्यकाल की बात करें तो महाराजा गंगा सिंह जी का कार्यकाल 1887 से 1943 के मध्य रहा है। और यह भी लाल सिंह जी के पुत्र थे। जैसा कि मैंने पहले बताया था कि महाराजा जो है इनकी हम बात करें तो इनके भी पिताजी थे लाल सिंह जी। लाल सिंह जी के पुत्र थे महाराजा डूंगर सिंह जी और महाराजा गंगा सिंह जी। दोनों महाराजा लाल सिंह जी जो कि लालगढ़ पैलेस बना हुआ है बीकानेर के अंदर, जहां पर शाही जो परिवार है बीकानेर का आज भी जो इनकी बेटी है परिवार के सदस्य में निवास करते हैं, इन्हीं के नाम पर बना हुआ है। उसका भी हम जब यहाँ चर्चा करेंगे महलों से संबंधित तो वहां हम चर्चा करेंगे, स्मारकों से संबंधित, दुर्गों से संबंधित। तो नेक्स्ट आइए साथियों चर्चा करते हैं बीकानेर के महाराजा गंगा सिंह जी के बारे में। आइए साथियों चर्चा करेंगे महाराजा गंगा सिंह जी। बीकानेर के शासकों के अंदर सर्वाधिक महत्वपूर्ण अगर हम माने तो जाने वाले जो शासक हैं महाराजा गंगा सिंह जी, उनकी चर्चा करते हैं। इनका जो कार्यकाल है यह रहा था 1887 से लेकर 1943 ईस्वी तक। आइए चर्चा करेंगे बीकानेर के अति महत्वपूर्ण शासक, जिन्हें की आधुनिक राजस्थान का भागीरथ भी कहा जाता है। और बीकानेर के अंदर अगर हम बात करें, इनका जो जन्म है 13 अक्टूबर 1880 को इनका जन्म हुआ। इनके पिता का नाम लाल सिंह जी था और माता का नाम इनका चंद्रावती साहिबा था। इनकी मृत्यु जो साथियों वह 2 फरवरी 1943 ईस्वी को बॉम्बे के अंदर हुई थी, जैसे हम मुंबई के नाम से भी जानते हैं। और भी अगर बात करें तो बीकानेर के इतिहास के अंदर इनका महत्वपूर्ण योगदान माना जाता है। इन्हीं के द्वारा राजस्थान का जिला श्री गंगानगर बसाया गया, या योद्धा क्षेत्र की हम बात करें गंगा मानगढ़ जो है इन्हीं के द्वारा बसाया गया। गंग नहर को राजस्थान में लेकर आने वाले पहले बीकानेर के शासक थे, जिन्होंने गंग नहर को यह पंजाब से बीकानेर लेकर आए कंवर सेन जी के इंजीनियर के नेतृत्व में। क्योंकि डूंगर सिंह जो थे उन्होंने तो योजना तैयार कर थी हिमालय के पानी को राजस्थान में लाने की, लेकिन अगर वास्तविक रूप से बात करें तो इसके पीछे की जो मेहनत और लगन थी और जो लोगों के, क्योंकि 1899 के अंदर हम बात करेंगे अभी छपनिया काल पड़ा था, उस दौरान जो है महाराजा जो थे वह बड़े चिंतित हुए और छपनिया काल पड़ने के कारण यहाँ राजस्थान या जंगल प्रदेश था बिल्कुल सूख चुका था। और उसी का समाधान के लिए इन्होंने 1921 के अंदर एक कॉन्ट्रैक्ट करा पंजाब के अंदर। और अगर हम बात करें राजस्थान और हरियाणा के मध्य, इन रियासतों के मध्य कॉन्ट्रैक्ट हुआ, समझौता हुआ, और जिसके तहत ही गंग नहर के या हिमालय के पानी को सतलुज नदी के द्वारा राजस्थान में लाने की रूपरेखा तैयार हुई। 1921 के अंदर महाराजा गंगा सिंह जी के नेतृत्व के अंदर इन्होंने कंवर सेन इंजीनियर के नेतृत्व के अंदर गंग नहर का निर्माण कार्य शुरू करवाया, जो कि 1927 के अंदर पूरा हुआ। और अगर बात करें, यह बीकानेर के ऐसे शासक थे साथियों, गरीबों और दीन दुखियों की बहुत ही मदद किया करते थे महाराजा गंगा सिंह जी। इन्होंने ही बीकानेर के अंदर लालगढ़ पैलेस बनाया था अपने पिता के याद के अंदर। इन्हीं के द्वारा विक्टोरिया की मृत्यु होने के पर, जो कि ब्रिटेन की महारानी विक्टोरिया की मृत्यु होने पर बीकानेर के अंदर विक्टोरिया संग्रहालय या म्यूजियम जिसे हम कहते हैं बनाया गया था। और अगर हम इनसे चर्चा करते हैं बीकानेर से संबंधित बहुत सारे महान या कार्य है इन्होंने करवाया था। बीकानेर का जो लालगढ़ पैलेस है वह भी लाल पत्थरों से निर्मित है। और भी अगर हम बात करें, यह इन्हें जो है अंग्रेजों के द्वारा चीनी युद्ध में सहायता के लिए चीनी युद्ध पदक दिया गया था और अन्य उपाधियां इनको दी गई थी बीकानेर के शासक महाराजा गंगा सिंह जी को। तो आइए, सभी बहुत सारी इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण तथ्य हैं बीकानेर के जो महाराजा हैं गंगा सिंह जी, और जिन्हें मेरा शाश्वत मैं प्रणाम करता हूं। और आज श्री गंगानगर जिला या हनुमानगढ़ जिला अगर हरा भरा है, हरियाली से निर्मित है, तो यही गंगानगर को देन है बीकानेर के ही महाराजा गंगा सिंह जी राठौर की, और कोट कोट प्रणाम उनको। तो आइए उनका ही आशीर्वाद लेकर हम नेक्स्ट चर्चा करेंगे महाराजा गंगा सिंह जी की। तो आइए शुरू करते हैं महाराजा गंगा सिंह जी का क्या क्या योगदान रहा है। तो सर्वप्रथम हम इनके बात करें पिता की। पिता की अगर बात करें
तो इनके पिता का नाम था लाल सिंह। लाल सिंह जी शासक नहीं गए, बट इनके पुत्र थे, और डूंगर सिंह जी भी इनके पुत्र थे। और माता का अगर हम बात करें, इनकी जो माता थी उसकी अगर हम माता की इनकी बात करते हैं तो चंद्रावती साहिबा। राजा गंगा सिंह जी की माता का नाम था चंद्रावती साहिबा। देखिए बीकानेर के अति महत्वपूर्ण शासकों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण शासक है। इसके लिए इनसे संबंधित बारीक से बारीक तथ्य वगैरह में अध्ययन करेंगे, क्योंकि एग्जामिनर जो है कहीं से भी क्वेश्चन पूछ सकता है। बीकानेर के महत्वपूर्ण शासकों के अंदर आते हैं राजा गंगा सिंह जी, और आधुनिक भागीरथ के नाम से जाना जाता है। और न्यायपालिका का भी इन्होंने, अगर हम बात करें, आधुनिक न्यायपालिका के भी जनक कहा जाता है इनको। और सार्वजनिक सुरक्षा कानून भी इन्हीं ने लागू किया था बीकानेर के अंदर। और तीनों गोलमेज सम्मेलन जो कि 1930, 31, 32 के अंदर हुए थे, तीनों गोलमेज में सम्मेलन में भाग लेने वाले बीकानेर के एकमात्र शासक भी रहे हैं महाराजा गंगा सिंह जी, इसीलिए महत्वपूर्ण शासक माने जाते हैं। तो चंद्रावती साहिबा था इनका। और अगर हम जन्म की बात करें, इनके भाई की बात करें, भाई की चर्चा हम कर सके हैं महाराजा डूंगर सिंह जी। इनसे पहले इनके बड़े भाई थे महाराजा डूंगर सिंह जी। महाराजा डूंगर सिंह जी इनके बड़े भाई थे। अगर इनके जन्म की बात करते हैं हम, महाराजा गंगा सिंह जी का जो, एक बार इनसे संबंधित बेसिक तथ्य हम अध्ययन कर लेते हैं। तो इनका जो जन्म है 13 अक्टूबर 1880 ईस्वी को हुआ था। और इनकी जो मृत्यु है वह बीकानेर के अंदर जो इनका जन्म हुआ। और मृत्यु की अगर बात करते हैं तो 2 फरवरी 1943 को इनकी जो है मृत्यु हुई थी मुंबई के अंदर। 2 फरवरी 1943 को इनकी मृत्यु हुई थी मुंबई के अंदर। महाराजा गंगा सिंह जी की अगर शिक्षा की बात करें तो 1889 से 1894 इनकी जो शिक्षा थी वह मेयो कॉलेज अजमेर से हुई। मेयो कॉलेज अजमेर से इनकी शिक्षा हुई थी। अजमेर से इनकी कंप्लीट जो शिक्षा है वह हुई थी मेयो कॉलेज के अंदर ही। 1896 के अंदर इन्होंने एक सैनिक टुकड़ी, ऊंटों की सैनिक टुकड़ी की बात करें अगर हम साथियों, इसका अगर हम बात करें, ऊंटों की सेना, इन्होंने एक ऊंटों की सेना तैयार की थी 1897 में, उसका गठन किया था, जिसे कि हम गंगा रिसाला के नाम से जानते हैं। ऊंटों की सेना यानी गंगा रिसाला। गंगा रिसाला का गठन इनके द्वारा किया गया था। और अगर हम बात करें महाराजा गंगा सिंह से संबंधित 1899 के अंदर, देखिए वन क्रमबद्ध चलेंगे, इनसे संबंधित 1887 के अंदर जो है हमने बात करी, 80 के अंदर इनका जन्म हुआ, 87 के अंदर ये शासक बने थे और बहुत छोटी उम्र के अंदर ही यह मात्र शासक बने थे। तो इनकी जो माता है चंद्रावती, उन्होंने शासन का प्रबंध का काम संभाला। और भाई इनके डूंगर सिंह जी थे, जन्म 13 अक्टूबर 1880 को हुआ, 87 में शासक बने। उसके बाद 89 से 94 तक इन्होंने मेयर कॉलेज अजमेर के अंदर शिक्षा ग्रहण की। और 1896-97 के अंदर ऊंटों की एक सेना, जिसे हम गंगा रिसाला के नाम से भी जानते हैं, इन्होंने इस सेना का गठन किया था। और अगर बात करें 1899 के अंदर, इन्हीं के समय में छप्पनिया काल, जो कि भयंकर काल था, छप्पनिया काल पड़ा था। इन्हीं के समय राजस्थान में छप्पनिया काल पड़ा था, छप्पनिया काल पड़ा था। और छप्पनिया काल के समय ही इन्होंने अगर बात करें बहुत ही, या 1899 में छप्पनिया काल पड़ने के दौरान ही इन्होंने जनता को बड़ा सहयोग किया। अपने राजगढ़ और चुरू के अंदर हम बात करें, अपने अन्न जो थे वह भंडार खोल दिए। और इन्होंने गजनेर झील का निर्माण कराया बीकानेर के अंदर। बहुत ही इन्होंने सहयोग के कार्य किए थे। 1899 का जब छप्पनिया काल इनके समय में पड़ा था, तो इसी के कारण जो है इन्होंने इनको
केसर हिंद की उपाधि भी दी गई। छपनीय काल के दौरान इन्होंने राजगढ़ चूरू के अंदर, चूरू में अपने जो अन्न भंडार थे, उनके जो भंडार थे वह खोले थे और जो बीकानेर के अंदर है गतनेर झील का निर्माण कराया। इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे, झीलों के जब वीडियो टॉपिक आएगा उसके अंदर पढ़ेंगे। तो गतनेर झील का निर्माण और राजगढ़ चूरू के अंदर अन्न भंडार खोले थे और इन्हीं सहयोग कार्यों के कारण बहुत सारे ऐसे सहयोग कार्य महाराजा गंगा सिंह जी के द्वारा किए गए थे और इन्हीं सहयोग के कारण ही महाराजा गंगा सिंह जी को केसर हिंद की उपाधि दी गई। इन्हें एक उपाधि दी गई, इन्हें उपाधि से नवाजा गया केसर हिंद, केसर ए हिंद नामक उपाधि से इन्हें नवाजा गया था 1899 के छपनीय काल के दौरान सहयोग कार्य करने के कारण। और बात करें तो 1901 के अंदर ही इन्होंने विक्टोरिया महारानी की मृत्यु होने पर बीकानेर के अंदर विक्टोरिया म्यूजियम बनाया। विक्टोरिया म्यूजियम भी 1901 के अंदर ही, विक्टोरिया जो महारानी थी उनकी मृत्यु हो गई थी और उनकी मृत्यु होने के कारण इन्होंने बीकानेर के अंदर उनकी याद के अंदर एक विक्टोरिया जो म्यूजियम है वह बनवाया था। 1900 और 1901 के अंदर इन्होंने अंग्रेजों का सहयोग किया था। उनके द्वारा महाराजा गंगा सिंह द्वारा अंग्रेजों का सहयोग किया गया था चीनी युद्ध में अंग्रेजों का इनके द्वारा सहयोग किया गया था और सहयोग करने के कारण ही 1901 में अंग्रेजों का सहयोग किया। चीनी युद्ध के अंदर इन्होंने अंग्रेजों के सहयोग किया और हिस्सा लिया युद्ध के अंदर। और 1902 के अंदर हम बात करें एडवर्ड सप्तम, 1902 के अंदर जब ये इंग्लैंड के राजा एडवर्ड सप्तम के राज्यारोहण में गए थे। जब यह 1902 के अंदर साथियों एडवर्ड सप्तम के राज्यारोहण में गए तो उस समय इनको लंदन गए तो इस अवसर पर इन्हें ही 2 उपाधियों से सम्मानित किया गया था। एडवर्ड सप्तम के राज्यारोहण में यह लंदन गए थे, महाराजा गंगा सिंह जी लंदन गए थे। वहां इन्हें चीनी युद्ध पदक और दूसरा अगर मैं बात करता हूं तो इन्हें एक उपाधि और दी गई थी ग्रांड कमांडर द नाइट, इन्हें उपाधि दी गई ग्रांड कमांडर द नाइट इंडियन एम्पायर, इस उपाधि से नवाजा गया था जब ये एडवर्ड सप्तम के राज्यारोहण के अंदर गए थे। 1902 के अंदर बीकानेर के महाराजा गंगा सिंह के द्वारा लंदन दौरे पर गए थे तो उस समय एडवर्ड सप्तम के राज्यारोहण के अंदर ही अंग्रेजों का साथ सहयोग देने पर चीनी युद्ध के अंदर, क्योंकि अंग्रेजों का सहयोग देने के कारण ही जो अंग्रेज चीन युद्ध हुआ था उसके अंदर विजय हुए थे अंग्रेज। और क्योंकि महाराजा गंगा सिंह जो थे इन्होंने ही
जो गंगा रसाला जो ऊंटों की टुकड़ी है उसका इन्होंने गठन किया था, और उसी सेना को लेकर ये अपनी ऊंटों की सेना को लेकर जिस प्रकार से महाराजा डोंगर सिंह जी काबुल गए थे उसी प्रकार से यह अपनी ऊंटों की सेना को लेकर अंग्रेजों के साथ चीनी युद्ध लड़ने के लिए गए थे। और उसके बाद जब 1902 के अंदर इन्हें एडवर्ड सप्तम के राजद्रोह में लंदन जाने का मौका मिला, तो उसी समय ही अंग्रेजों का साथ देने के कारण ही अंग्रेजों द्वारा इन्हें चीनी युद्ध पदक व ग्रांड कमांडर द नाइट इंडियन एम्पायर उपाधि से नवाजा गया था। महाराजा गंगा सिंह जी को नवाजा गया था। और 1914 से 18 के बीच में, और अगर हम बात करते हैं इनसे संबंधित, तो 1914 से 18 के बीच में प्रथम विश्व युद्ध के समय भी इन्होंने अंग्रेजों का साथ दिया। 1914 से 18 के बीच में जो प्रथम विश्व युद्ध हुआ था उसमें भी इन्होंने अंग्रेजों का सहयोग किया था। अंग्रेजों का साथ दिया महाराजा गंगा सिंह जी द्वारा। प्रथम युद्ध के अंदर भी अंग्रेजों का साथ दिया, जो कि 14 से 18 के बीच में लड़ा गया था। उसके बाद 1919 में यह 1919 के अंदर 1919 में संधि हुई थी वर्साय की। वर्साय संधि में भाग लेने के लिए फ्रांस गए थे। संधि में भाग लेने फ्रांस गए। वर्साय की संधि के अंदर भी फ्रांस गए थे ये। 1919 के अंदर महाराजा गंगा सिंह जी वर्साय की संधि में भाग लेने के लिए फ्रांस गए। और उसके बाद हम बात करें 1921 की, तो 1921 के अंदर इन्होंने नरेंद्र मंडल की स्थापना करी। 1921 के अंदर इनके द्वारा नरेंद्र मंडल की स्थापना की गई। नरेंद्र मंडल की इनके द्वारा स्थापना की, यानी उसके ये यहाँ यही कह ले वाइस चांसलर बने थे महाराजा गंगा सिंह जी। और 1921 के अंदर ही महाराजा गंगा सिंह जी के द्वारा गंगा नहर का निर्माण शुरू करवाया गया था इंजीनियर कंवर सिंह के नेतृत्व के अंदर। 1927 के अंदर ही इन्होंने गंगा नहर को राजस्थान में लेकर आए थे ये। और सैनीवाला नामक बांध से यहाँ पानी आता है, फिरोजपुर जो कि फीडर है, जो कि पंजाब के अंदर है, और सतलज नदी का पानी है साथियों को इसके अंदर आता है। और गंगा नहर को राजस्थान के अंदर लाने के कारण ही यहाँ के जो क्षेत्र है हरा भरा हो गया। इसी कारण ने आधुनिक भारत का भागीरथ भी कहा जाता है। उपाधि ने दी गई है, आधुनिक भारत का भागीरथ के नाम से जाना जाता है। और यह सब हमने जानकारियां साथियों चर्चा करी। एक बार और चर्चा करते हैं महाराजा गंगा सिंह जी के बारे में। और बीकानेर के बड़े महत्वपूर्ण शासक है साथियों, क्योंकि बीकानेर के एकमात्र शासक है ऐसे शासक जिनको तीनों गोलमेज सम्मेलन के अंदर भाग लेने का मौका मिला, जो कि 1930, 3132 के अंदर हुआ। आगे चर्चा करेंगे। आइए एक बार इसे और चर्चा करते हैं। 1919 से 1901 के बीच अंग्रेजों का सहयोग किया था चीनी युद्ध में। और चीनी युद्ध में विजय के कारण ही 1902 में जब ये एडवर्ड सप्तम के राजद्रोह में लंदन में भाग लेने गए, तो वहां इन अंग्रेजों के द्वारा इन्हें चीनी युद्ध पदक और ग्रांड कमांडर द नाइट इंडियन एम्पायर के नाम से ही इन्हें उपाधियां दी गई थी। 1851 में ही रेलवे तार की शुरुआत हुई थी। 1913 के अंदर इन्हीं के समय हुई थी। 1913 में प्रतिनिधि सभा की स्थापना इनके द्वारा की गई। 1914 से 18 के बीच प्रथम युद्ध हुआ था, तो अंग्रेजों का साथ दिया था इन्होंने। 1919 के अंदर वर्साय की संधि में भाग लेने फ्रांस गए थे। 1921 के अंदर नरेंद्र मंडल की स्थापना की और उसके वाइस चांसलर बने। और 1921 में ही इन्होंने गंगा नहर का निर्माण कार्य इंजीनियर कंवर सिंह के नेतृत्व में शुरू करवाया था। 1927 में जो कार्य नहर बनकर तैयार हुई और गंगा नहर को राजस्थान में लेकर आए, हुसैनीवाला जो कि फिरोजपुर फीडर या फिरोजपुर पंजाब से निकलती है, जिसमें सतलज नदी का पानी आता है। और इसी कारण आधुनिक भारत की संज्ञा दी गई। और बीकानेर के अति महत्वपूर्ण शासक हैं साथियों महाराजा गंगा सिंह जी, जिनका म्यूजियम जो है बीकानेर के जूनागढ़ दुर्ग में, जो कि वर्तमान के अंदर बना हुआ है बीकानेर के अंदर। आप सभी से निवेदन रहेगा एक बार जाइए देखिए, वहां पर बीकानेर के शासकों से संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण चीजें जो है वह म्यूजियम के अंदर रखी हुई है। बीकानेर के सभी शासकों के वहां चित्र लगे हुए हैं, उनसे संबंधित उनके शासन संबंधित जानकारियां एक बार मेरे निवेदन पर आप बीकानेर का जूनागढ़ किला देखने जरूर जाएं। और अगर हम बात करें बीकानेर के अंदर इन शासकों की जो अस्त्र शस्त्र हैं, और अगर हम बात करें इनके ड्रेसेस हैं, वहां पर पोशाकें हैं, वह सभी पड़ी हुई हैं। हेलीकॉप्टर भी वहां पर एक जो कहा जाता है कि अंग्रेजों के द्वारा इन्हें प्रथम युद्ध के समय दिया गया था, वह भी यहाँ पर खड़ा है। वो सारी मुगल कालीन, फारसी और लाहौर की शैली
जो है फ्रांसीसी शैलियां देखने को मिलती हैं चित्रकला की। बहुत अच्छी चित्रशैली का नमूना है जूनागढ़ जो किला है बीकानेर का, आप एक बार जरूर देखिए। तो आइए और बीकानेर के महाराजा से संबंधित गंगा सिंह में चर्चा करते हैं। महाराजा गंगा सिंह जी को ही अगर हम और इनसे संबंधित बात करें तो इन्हें कहा जाता है इन्हें आधुनिक भारत का भागीरथ कहा जाता है, क्योंकि ये बीकानेर या राजस्थान के अंदर गंगा नहर को लेकर आए थे, तो इसलिए इन्हें आधुनिक भारत का भागीरथ भी कहा जाता है। गंगा सिंह जी को आधुनिक भारत का भागीरथ कहा जाता है। और अगर हम बात करें तो इन्हें सार्वजनिक प्रणाली का जनक भी कहा जाता है। इन्हें सार्वजनिक प्रणाली का जनक भी कहा जाता है, क्योंकि इन्होंने ही न्यायपालिका और कार्यपालिका प्रथम किया बीकानेर के अंदर महाराजा गंगा सिंह जी के द्वारा ही न्यायपालिका और कार्यपालिका का पृथक्करण किया गया था। इन्होंने ही, क्योंकि इनके द्वारा ही न्यायपालिका और कार्यपालिका का पृथक्करण किया गया था। इनके द्वारा ही न्यायपालिका और कार्यपालिका का प्रथम किया गया, इसलिए इन्हें आधुनिक भारत का भागीरथ और आधुनिक न्याय प्रणाली का जनक कहा जाता है, क्योंकि इनके द्वारा न्यायपालिका और कार्यपालिका को पृथक करने का काम जो है किया गया था। महाराजा गंगा सिंह जी थे जो 1932 के अंदर इनके द्वारा ही, अगर हम बात करें 1932 के अंदर सार्वजनिक सुरक्षा कानून लेकर आए थे। महाराजा गंगा सिंह जी ही सार्वजनिक सुरक्षा कानून लेकर आए थे, जिसे कि बीकानेर का काला कानून भी कहा जाता है, क्योंकि बहुत सारे क्रांतिकारियों ने इनका विरोध किया गया था, इसलिए इसे बीकानेर का काला कानून भी कहा जाता है। किसे? सार्वजनिक सुरक्षा कानून को। तो गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने वाले तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने वाले इन्होंने तीनों गोलमेज सम्मेलन के अंदर भाग लिया था। इन्होंने तीनों गोलमेज सम्मेलन के अंदर, जो कि हम बात करें हुए थे 1930, 1931 और 1932 के अंदर। तीनों गोलमेज सम्मेलन जो हुए थे, उन तीनों गोलमेज सम्मेलन के अंदर बीकानेर के शासक, एकमात्र शासक जिन्होंने तीनों गोलमेज सम्मेलन के अंदर भाग लिया, महाराजा गंगा सिंह जी, और जो कि 1930-31 के अंदर हुए थे। और इनसे संबंधित अगर बात करें हम, नरेंद्र मंडल की स्थापना 1921 के अंदर, 1921 में इन्होंने स्थापना करी थी नरेंद्र मंडल की इन्होंने स्थापना करी थी। और यह जो नाम है नरेंद्र मंडल, जो नाम से दिया था, यह दिया गया था राजा जयसिंह जी द्वारा। यह नाम जो है महाराजा जयसिंह जी के द्वारा दिया गया था। इसके प्रथम अध्यक्ष बने थे लॉर्ड चैम्सफोर्ड। प्रथम अध्यक्ष की बात करें, नरेंद्र मंडल के जो प्रथम अध्यक्ष बने थे, क्योंकि महाराजा गंगा सिंह जी चांसलर बने थे, तो इसका नाम दिया था राजा जयसिंह जी ने। और प्रथम अध्यक्ष की अगर हम बात करते हैं तो प्रथम अध्यक्ष बने थे लॉर्ड चैम्सफोर्ड। लॉर्ड चैम्सफोर्ड जो थे नरेंद्र मंडल के प्रथम अध्यक्ष बने थे। और चांसलर की बात करते हैं यहां, चांसलर की अगर बात करें तो ये बने थे महाराजा गंगा सिंह जी।
बीकानेर के महाराजा थे। 1887 से लेकर 1943 तक इन्होंने बीकानेर पर शासन किया था और हमने अभी तक इनके जन्म से लेकर सभी इनके द्वारा किए गए जो कार्य थे 1899 का छप्पनिया काल की भी अगर हमने बात की थी, उधर इन्होंने अपने अन्न भंडार खोले थे और बीकानेर के अंदर जो गढ़सीसर झील है उसका इन्होंने निर्माण करवाया था। और अगर इससे संबंधित अगर हम बात करते हैं, हमने बात करी थी आधुनिक भारत का भागीरथ जो है महाराजा गंगा सिंह जी को कहा जाता है और आधुनिक जो न्यायपालिका है उसका जनक भी इन्हें ही कहा जाता है। और इससे संबंधित बात करते हैं आगे हम, गंगा सिंह के ही समय में आया था टेसीटोरी। टेसीटोरी जो है गंगा जी के समय में ही टेसीटोरी जो कि इटली गांव दिन्ने का था और जो कि एक साहित्यकार था और चारण जो जाति थी उस पर यह साहित्य अध्ययन करने के लिए यहाँ पर आया था। बीकानेर के अंदर चारण साहित्य पर शोध करने के लिए यह गंगा सिंह जी के समय आया था। यहाँ बात करते हैं टेसीटोरी। टेसीटोरी की अगर हम बात करें, टेसीटोरी जो है इन्हीं के समय में यह बीकानेर आए थे और यह संबंध रखते थे उदिन्ने गांव इटली से, जो कि साहित्यकार थे। उदिन्ने गांव इटली के रहने वाले थे, एक साहित्यकार थे। चारण जाति पर शोध करने के लिए बीकानेर आए थे। चारण साहित्य पर शोध करने के लिए उन्होंने चारण साहित्य पर शोध किया। महाराजा गंगा सिंह जी के समय यहाँ आए और इन्होंने ही पृथ्वीराज, जो कि यहाँ पर मैं चर्चा की थी, पृथ्वीराज राठौड़ जो उच्च कोटि के विद्वान थे, बीकानेर के शासक और राव कल्याणमल जी के पुत्र थे। राव कल्याणमल राजर्षि के पुत्र थे। इन्हीं के द्वारा लिखी गई जो कि गागरोन दुर्ग के अंदर लिखी थी वैली कृष्ण रुक्मी ग्रंथ लिखा था, उसका ही इन्होंने उदयमान किया था बीकानेर के अंदर आकर वैली कृष्ण रुक्मी का। और इन्हीं ने इन्होंने ही पृथ्वीराज राठौड़ जो थे उसको डिंगल का हैरोस कहा था। इसने टेसीटोरी ने ही डिंगल का हैरोस कहा था। वैली कृष्ण रुक्मी ग्रंथ का इन्होंने उदयमान किया। इनके द्वारा ही टेसीटोरी द्वारा ही वैली कृष्ण जिसकी चर्चा हमने करी थी पृथ्वीराज राठौड़ जी के बारे में, जो हमने चर्चा करी थी इस वीडियो के अंदर, और तब हमने चर्चा करी थी और इन्हें ही गागरोन दुर्ग की जागीर सौंपी थी। तब हमने चर्चा की थी वैली कृष्ण रुक्मी। वैली कृष्ण रुक्मी की अगर हम बात करें तो वैली कृष्ण रुक्मी का उदयमान किया टेसीटोरी द्वारा। किसने किया साथियों? टेसीटोरी ने उदयमान किया। और अगर हम बात करें, इन्होंने ही पृथ्वीराज राठौड़ को डिंगल भाषा का हैरोस कहा। पृथ्वीराज राठौड़ को डिंगल का हैरोस कहा क्योंकि पृथ्वीराज राठौड़ जो थे है बीकानेर के राजर्षि जी के जो पुत्र थे, राव कल्याणमल जी के जो पुत्र थे, यह उच्च कोटि के विद्वान थे और इनका कोई भी शासन के प्रति इनका लगाव नहीं था या ऐसे कोई ये अपनी इंटरेस्ट नहीं रखते शासन चलाने में। तो इन्हीं के स्थान पर जो है बीकानेर के शासक बने थे इनके छोटे भाई महाराजा राय सिंह जी, कल्याणमल जी के छोटे पुत्र, इन्हें बनाया गया था। और इन्हें जो है जागीर ने गागरोन दुर्ग के जागीर सौंपी जो कि काली सिंध आऊ नदी के किनारे पर है, हमने चर्चा करी थी। और वहां ही बैठकर इसने वैली कृष्ण रुक्मी ग्रंथ की रचना की थी। और दुर्सहारा जो इनका वहां पर दोस्त था। और बात करते हैं इसके अलावा पृथ्वीराज राठौड़ को डिंगल भाषा का हैरोस कहा है क्योंकि डिंगल भाषा के अंदर लिखा गया था यह ग्रंथ वैली कृष्ण रुक्मी ग्रंथ, डिंगल का हैरोस। डिंगल का हैरोस कहा गया है टेसीटोरी द्वारा पृथ्वीराज राठौड़ जी को। और इनसे संबंधित अगर हम बात करते हैं, टेसीटोरी की छतरी जो है, टेसीटोरी की छतरी भी जो है यह भी बीकानेर के अंदर बनी हुई है। टेसीटोरी की छतरी जो है बीकानेर के अंदर बनी हुई है। बीकानेर के अंदर ही टेसीटोरी की छतरी बनी हुई है। और बात करते हैं
तो द्वितीय विश्व युद्ध में भी इन्होंने अंग्रेजों का साथ दिया, महाराजा गंगा सिंह ने अंग्रेजों का साथ दिया द्वितीय विश्व युद्ध के अंदर भी। द्वितीय विश्व युद्ध में अंग्रेजों का साथ दिया। प्रथम युद्ध के समय भी और चीन युद्ध के समय महाराजा गंगा सिंह जो थे साथियों है अपनी सेना लेकर चीन गए थे। ऊंटों की सेना, इसे हम गंगरसाला के नाम से जान जाते हैं, जो कि ऊंटों की एक हम बोले कि सेना है, तो टुकड़ी है, वो लेके गए थे और द्वितीय युद्ध में अंग्रेजों का साथ दिया। और इसके अलावा अगर हम बात करें 2 फरवरी 1943 को इनकी मृत्यु हो गई। 2 फरवरी 1943 को इनकी मृत्यु होगी। महाराजा गंगा सिंह जी की 2 फरवरी 1943 के अंदर इनकी मृत्यु होगी। कहां पर? मुंबई के अंदर। मुंबई के अंदर इनकी मृत्यु हो गई थी महाराजा गंगा सिंह जी। तो आइए एक बार और चर्चा कर लेते हैं। महाराजा गंगा सिंह जी के बारे में हमने चर्चा करी थी। इनके जो पिता थे उनका नाम लाल सिंह था। लाल सिंह जी के पुत्र डूंगर सिंह जी थे। डूंगर सिंह जी इनके भाई थे। महाराजा गंगा सिंह की माता का नाम हमने बात करा चंद्रावती सरला था। इनके भाई का नाम महाराजा डूंगर सिंह जी था। तीनों गोलमेज में भाग लेने वाले बीकानेर के प्रथम शासक थे। राजस्थान से प्रथम शासक थे। 1930 31 के अंदर इन्होंने तीनों गोलमेज जो सम्मेलन हुए थे उनके अंदर भाग लिया था। उसके बाद बात करें द्वितीय विश्व युद्ध में अंग्रेजों का साथ दिया था। 1921 के अंदर नियंत्रण मंडल की स्थापना की थी। जो नियंत्रण मंडल जो नाम है महाराजा जयसिंह जी के द्वारा दिया गया था। महाराजा जयसिंह जी ने दिया था। प्रथम अध्यक्ष की बात करें तो इसके प्रथम अध्यक्ष लॉर्ड चैम्सफोर्ड थे और महाराजा गंगा सिंह जी को इनका चांसलर बनाया गया था। उसके बाद अगर हम बात करते हैं आधुनिक भारत का भागीरथ कहा जाता है, क्योंकि महाराजा गंगा सिंह जी ही थे जो इन्होंने 1921 के अंदर गंगा नहर का निर्माण कराया और 27 में कंवर सिंह इंजीनियर के नेतृत्व में और 1927 के अंदर उसे गंगा नहर को यह सैनीवाला फिरोजपुर फीडर से नहर को लेकर राजस्थान में इन्होंने 1927 में कार्य पूर्ण करवाया और इसलिए आधुनिक भारत का भागीरथ कहा जाता है। और अगर हम बात करें तो इन्हें आधुनिक न्याय प्रणाली का जनक कहा जाता है, क्योंकि इन्होंने न्यायपालिका और कार्यपालिका जो थी इनका पृथक्करण किया था। उसके बाद बात करते हैं हम तो 1932 के अंदर इन्होंने एक सार्वजनिक सुरक्षा नामक कानून भी लेकर आए महाराजा गंगा सिंह जी, और जिसे कि बीकानेर का काला कानून भी कहा जाता है। और बात करते हैं टेसीटोरी एक साहित्यकार था जो कि बीकानेर के अंदर चारण साहित्य पर शोध करने के लिए आया था। 1921 के अंदर 1900 चारण जाति पर साहित्य करने के लिए आया था ये, और यह उदीने गांव इटली का था। उदीने गांव इटली का रहने वाला था। और इसकी छतरी की बात करें तो बीकानेर के अंदर ही टेसीटोरी की छतरी बनी हुई है और इसने चारण जाति पर शोध किया बीकानेर के अंदर। और यहीं पर रहकर इन्होंने पृथ्वीराज राठौड़ के द्वारा लिखा ग्रंथ वैली की सुनी रुक्मिणी, जो कि गागरन दुर्ग के अंदर लिखा था, उसका उदयमन किया। और बात करें तो पृथ्वीराज राठौड़ को ही टेसीटोरी ने डिंगल का हैरोस कहा था। डिंगल का हैरोस किसने कहा था? टेसीटोरी ने पृथ्वीराज राठौड़ को डिंगल का हैरोस कहा था। उसके बाद बात करें हम तो 2 फरवरी 1943 को बीकानेर के अंदर महाराजा गंगा सिंह जी की मृत्यु हो जाती है। और यह सब हमने चर्चा करी है महाराजा गंगा सिंह जी के बारे में। और आगे हम साथ ही चर्चा करेंगे बीकानेर के अंतिम शासक महाराजा सरदूल सिंह जी के बारे में, जिनका कार्यकाल रहता है 1943 से 1949 तक, जो कि महाराजा गंगा सिंह जी के पुत्र थे। और इसके बाद महाराजा गंगा सिंह के बाद महाराजा सरदूल सिंह जी ने शासन का कार्यभार संभाला। तो आइए चर्चा करते हैं महाराजा सरदूल सिंह जी के बारे में। महाराजा सरदूल सिंह जी ये साथी चर्चा करते हैं महाराजा सरदूल सिंह जी के बारे में, जो कि बीकानेर रियासत के अंतिम शासक माने जाते हैं। तो इनका अगर कार्यकाल की मैं बात करता हूं तो इनका जो कार्यकाल है वह रहा था महाराजा गंगा सिंह जी की 2 फरवरी 1943 को मृत्यु होगी। उसके बाद इन्होंने कार्यभार संभाला बीकानेर रियासत का 1943 से लेकर 1949 तक। कुछ किताबों के अंदर, बुक्स के अंदर भी जो बीकानेर के महाराजा सरदूल सिंह जी है, इनका जो शासन है वह 1947 तक माना गया। लेकिन मैं आपको बताऊंगा कि बीकानेर के महाराजा 1947 के अंदर भारत आजाद हो गया था, लेकिन इनका कार्यकाल जो है 1949 तक क्यों माना जाता है इसकी भी हम चर्चा करेंगे। अगर हम यहाँ बात करते हैं बीकानेर इनके बारे में, तो सबसे पहले बात करेंगे
बीकानेर रियासत के अंतिम शासक थे महाराजा सादुल सिंह जी। महाराजा सादुल सिंह जी बीकानेर रियासत के अंतिम शासक, बीकानेर रियासत के अंतिम शासक। क्योंकि इसके बाद जो है राजस्थान संघ के अंदर विलय हो गया था बीकानेर का, और बीकानेर ही वह रियासत थी जिसने सर्वप्रथम राजस्थान संघ के में विलय पर हस्ताक्षर किए थे 7 अगस्त 1947 को। बीकानेर के अंतिम शासक, और बीकानेर ही वह रियासत थी जिसने 7 अगस्त 1947 को इसका राजस्थान संघ में विलय हो गया। यानी 7 अगस्त 1947 को बीकानेर के जो महाराजा सादुल सिंह जी, इन्होंने 7 अगस्त 1947 को विलय को लेकर सहमति दी थी। 7 अगस्त 1947 को राजस्थान महासंघ, राजस्थान संघ में शामिल या विलय की को लेकर इन्होंने सहमति दी थी। महाराजा सादुल सिंह जी के ने सहमति दी थी साथियों 7 अगस्त 1947 को। और अगर हम इनसे संबंधित बात करते हैं तो और देखिए 30 मार्च से 1949 को, 30 मार्च 1949 को ही बीकानेर रियासत का व अन्य कुछ रियासत थी उनका भी 30 मार्च 1949 को राजस्थान संघ में शामिल होगी। 30 मार्च 1949 को राजस्थान संघ में विलय हो गया। था 30 मार्च 1949 को ही बीकानेर के महाराजा सादुल सिंह जी ने 30 मार्च 1949 को राजस्थान संघ में विलय हो गया था, और इन्होंने सहमति दी थी 7 अगस्त 1947 को। 7 अगस्त 1947 को ही राजस्थान ने कि बीकानेर रियासत ने विलय के लिए शामिल होने के लिए राजस्थान संघ में अपनी सहमति दी, और 30 अगस्त 1949 को राजस्थान संघ में इसका विलय हो गया। और अगर बात करते हैं आईजीएनपी के इंजीनियर कंवर सिंह, उनके ही दरबार में थे। कंवर सिंह जो थे इनके दरबार के अंदर हुए थे, और आईजीएनपी और का निर्माण इनकी देखरेख में करवाया गया था। और अगर बात करते हैं बीकानेर के अंदर सादुल स्पोर्ट्स स्कूल की स्थापना इनके द्वारा की गई थी। सादुल स्पोर्ट्स नाम से स्कूल भी बीकानेर में इन्हीं के नाम से इन्होंने ही बीकानेर के अंदर सादुल स्पोर्ट्स स्कूल की स्थापना की। इन्हीं के नाम से बीकानेर सादुल स्पोर्ट्स स्कूल जो है बीकानेर के अंदर महाराजा सादुल सिंह जी के ही नाम पर है। और अगर इनसे संबंधित साथियों अगर हम बात करें तो 30 मार्च 1964 को जो राजस्थान संघ के अंदर विलय हुआ, 30 मार्च 1964 को राजस्थान संघ के अंदर विलय हुआ, तो इसी के साथ अगर हम बात करें और अगर हम इसकी ट्रिक की बात करें जे बी, इसी के साथ विलय हुआ था जयपुर, जोधपुर, जैसलमेर का। इन्हीं रियासतों का भी इन्हीं के साथ विलय हुआ, और एक बीकानेर। जयपुर, जोधपुर, जैसलमेर और बीकानेर, इन सभी का विलय हुआ था 30 मार्च 1949 को। बीकानेर के साथ इन सभी का विलय हो गया था। तो यह सब हमने चर्चा की साथियों बीकानेर के महाराजा सादुल सिंह के बारे में। और एक तथ्य की और बात करते हैं, द्वितीय विश्व युद्ध में द्वितीय विश्व युद्ध के अंदर जैसा कि हमने पीछे चर्चा की कि महाराजा गंगा सिंह जी भी, जिन्होंने चीन के युद्ध में और अंग्रेजों का साथ देते थे ये और युद्ध के अंदर, और अपनी सेना को लेकर वे गए थे, ऊंटों की सेना गंगा चला। इसी तरह महाराजा सादुल सिंह जी भी अपनी सेना को अंग्रेजों की सहायता के लिए भेजते थे, सहयोग दिया था इन्होंने। और यह अपनी सेना के निरीक्षण के लिए
अंग्रेजों का साथ दिया था इन्होंने भी द्वितीय विश्व युद्ध के अंदर। महाराजा गंगा सिंह जी के बाद द्वितीय विश्व युद्ध, आपको पता था लंबा चलते हैं विश्व युद्ध। दो शासक हुए बीकानेर के द्वितीय विश्व युद्ध में। अंग्रेजों का सहयोग दिया। महाराजा सदूर सिंह जी से जो द्वितीय विश्व में अंग्रेजों का साथ दिया और अपनी सेना के निरीक्षण के लिए है बर्मा व ईरान गए थे। सेना निरीक्षण के लिए बर्मा व ईरान गए थे। बर्मा व ईरान यह गए थे साथियों। तो यह सब हमने आज चर्चा की साथियों। महाराजा सदूर सिंह जी जो कि बीकानेर रियासत के अंतिम शासक माने जाते हैं, जिनका कार्यकाल 1943 से 1949 तक माना जाता है, क्योंकि 1949 जब 30 मार्च 1949 को बीकानेर का राजस्थान संघ के अंदर विलय हुआ, उस टाइम तक महाराजा सदूर सिंह जी शासक थे। तो 30 मार्च 1949 के बाद जो है राजस्थान संघ के अंदर विलय हुआ। तो आइए एक बार चर्चा करते हैं। इनका कार्यकाल 1948 से 1949 तक बीकानेर रियासत के अंतिम शासक माने जाते हैं। बीकानेर रियासत के अंतिम शासक माने जाते हैं। 7 अगस्त 1947 के अंदर राजस्थान संघ में विलय के लिए सहमति दी इन्होंने शामिल होने के लिए, और 30 मार्च 1949 को राजस्थान संघ का शामिल हो गया। राजस्थान संघ में बीकानेर और आईजीएमपी के इंजीनियर कंवर सिंह भी इनके दरबार में रहते थे। साधुशा स्पोर्ट्स स्कूल की स्थापना की इन्होंने। द्वितीय विश्व युद्ध के अंदर अंग्रेजों का साथ दिया और यह अपनी सेना का निरीक्षण करने के बर्मा में ईरान गए थे। बर्मा में ईरान गए थे और बीकानेर के साथ साथ जयपुर, जोधपुर, जैसलमेर और बीकानेर, ये सभी जो है तीनों, और बीकानेर के साथ जयपुर, जोधपुर, जैसलमेर जो है यह भी राजस्थान संघ के अंदर इनको शामिल किया गया था। तो यह सब आज हमने साथियों चर्चा करी बीकानेर के शासकों से संबंधित। और इसके बाद अगर बात करें तो बीकानेर के अंतिम शासक, बीकानेर के शासक तो नहीं, लेकिन कह सकते हैं कि महाराजा सदूर सिंह, इन्हीं के महाराजा गंगा सिंह जी के पुत्र महाराजा करनी सिंह जी जो कि शासक नहीं बन पाए, और इन्हीं के नाम पर जो है श्री गंगानगर के अंदर कर्णपुर जो बसा हुआ है, सादुल शहर जो है महाराजा सदूर सिंह जी नाम पर बसा हुआ है। और अगर हम बात करें इनसे संबंधित तो कर्णपुर जो है महाराजा करनी सिंह जी नाम पर यह बसा हुआ है। विजयनगर महाराजा विजय सिंह जी के नाम पर, इस अनूपगढ़ महाराजा शासक जो अनूप सिंह जी थे उन्हीं के नाम पर बसा हुआ है। और बहुत सारे ऐसे जो गंगानगर और के क्षेत्र के जो नाम है यह है इन्हीं की शासकों के, बीकानेर के शासकों के नाम पर बसे हुए हैं। तो आज तक हमने साथियों बीकानेर के इतिहास से संबंधित पार्ट A, B, C और D 4 पार्टों के अंदर बीकानेर के शासकों के बारे में हमने संपूर्ण तरीके से गहनता से अध्ययन किया, और उम्मीद है आप भी मेरे साथ यहाँ तक जुड़े होंगे और आपने भी बहुत कुछ बीकानेर के शासकों से संबंधित, इतिहास से संबंधित जानकारियां यहाँ से एकत्रित की होगी, जो कि राजस्थान की सभी प्रतियोगी परीक्षाओं से संबंधित अति महत्वपूर्ण है। राजस्थान के आगामी आने वाली कंप्यूटर अनुदेशक भर्ती और रीड की जो परीक्षा अभी मई के अंदर जिसका भी ऐलान हो चुका है, और बहुत जल्दी परीक्षा आने वाली है। बहुत सारी परीक्षा और भी राजस्थान के अंदर आने वाली है। कांस्टेबल की परीक्षा भी होनी है, राजस्थान कांस्टेबल की परीक्षा भी 2022 के अंदर ही होगी। तो आप इन सभी वीडियोस को देखकर राजस्थान से संबंधित, इतिहास से संबंधित, राजस्थान के सामान्य ज्ञान संबंधित बहुत सारी प्रश्न जो है बीकानेर से संबंधित जो पूछे जाते हैं उनका हमने अध्ययन किया। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये सारे वीडियो बहुत अच्छे लगे होंगे। मेरे आगामी आने वाले वीडियो को भी आप बहुत प्यार देंगे, ऐसी उम्मीद मैं आपसे करता हूं। और मेरे वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें, और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल बटन से नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए, ताकि मेरे आगामी आने वाले यूट्यूब वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको अतिशीघ्र प्राप्त हो सके। और आपको वीडियो अच्छा लगा तो कम से कम आप अपने किसी ग्रुप के अंदर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर शेयर जरूर कर दीजिएगा। तो नेक्स्ट हम साथियों मिलते हैं बीकानेर के नेक्स्ट 3rd पार्ट के अंदर, जो कि रहेगा बीकानेर के धार्मिक स्थलों से संबंधित। और उसके बाद हम बात करेंगे अगले पार्ट के अंदर बीकानेर के किलों से संबंधित। तो मिलते हैं बीकानेर के संबंधित नेक्स्ट पार्ट, बीकानेर के धार्मिक स्थलों से संबंधित। और तब तक बुलंद हो हौसले तो मुट्ठी में हर मुकाम, मुश्किलें मुसीबतें तो जिंदगी में है हम, अगर हो जिंदा तो हौसला रखो लहरों के खिलाफ तैरने का, क्योंकि लहरों के साथ बहना तो लाशों का है काम। तो साथियों हम मिलते हैं बीकानेर के अगले पार्ट के अंदर। तब तक मुझे दीजिए इजाजत। आप इन वीडियो से अध्ययन करते रहिए बीकानेर के शासकों के बारे में, इतिहास का। उम्मीद करता हूँ आपको बहुत सारी इनसे मदद मिलेगी। और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।
जय हिंद, जय भारत। All I